दोस्तों, ये पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये पार्ट सुनते समय थोड़ी सी हंसी आ जाए या फिर इस पार्ट को सुनकर बहुत मजा आए, तो प्लीज कहानी को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके बिना सपोर्ट के मैं इस सफर को और आगे तक नहीं ले जा पाऊंगी। सो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आइए आज के भाग की कहानी सुनते हैं। दक्ष जैसे ही विंडो से इशिता के कमरे में कदम रखता है, तो इशिता जोर से हंसते हुए कहती है, दक्ष जी, देखा, मैंने आपको अपना दीवाना बना ही दिया। वो बनावटी गुस्सा करते हुए कहता है, मैं किसी का दीवाना नहीं बन सकता। यहाँ तो मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि तुमने मुझे बुलाया है। वो दक्ष के गले में बाहें डालते हुए कहती है, दक्ष जी, झूठ मत बोलो। आपकी आंखें कहती हैं कि आप मुझसे बेइंतहा प्यार करते हो। दक्ष अपना काला चश्मा पहन लेता है और कहता है, अब जल्दी बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। दक्ष के चश्मा पहनने पर वो और भी जोर से हंसते हुए कहती है, दक्ष जी, आपने अपनी आंखों को काले चश्मे से छुपा लिया है, पर इन बाहों को कैसे छुपाओगे जो मुझे अपनी बाहों में भरने के लिए बेकरार हो रही हैं। दक्ष अपने हाथों को फोल्ड करके खड़ा हो जाता है और कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सीधी तरीके से तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। इतना कहते हुए दक्ष बेड पर बैठ जाता है, तो इशिता उसकी गोद में अपना सर रख लेती है और कहती है, दक्ष जी, अब आपके ये गुलाबी होंठ मुझसे कह रहे हैं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए ये कोई शरारत करना चाहते हैं। दक्ष बनावटी गुस्से में उसके गालों को खींचते हुए कहता है, तुम आजकल बहुत शरारती हो गई हो। वो अपने गालों पर हाथ फेरते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि आप कोई शरारत करते ही नहीं। इतना कहते हुए वो उसके पास आकर बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, दक्ष जी, थैंक यू। किस बात के लिए? यहाँ चोरों की तरह आने के लिए? क्या? मेरे बुलाने पर आप यहाँ आ गए। अब बताओ क्या बात करनी है? अभी नहीं, क्योंकि अभी मुझे आपको जी भर कर देखना है। तुमने कहा था कि बात करनी है। बात करने के लिए पूरी रात पड़ी है। इशी, मैं रात भर यहाँ नहीं रुकने वाला। क्यों? मुझसे डर लगता है? हाँ, क्योंकि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही शरारतें करने लगी हो। अगर ऐसी बात है तो थोड़ी आप भी शरारत कर लो, हिसाब बराबर हो जाएगा। वो धीरे से कहता है, एक बार शरारत की थी तो कभी हॉस्पिटल तो कभी पानी पूरी वाले के चक्कर लगा रहा हूँ। दक्ष जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, अब जल्दी बताओ, वरना अगर कियारा यहाँ आ गई तो मुझे पक्का गोली मार देगी। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप जल्दी से मुझसे शादी कर लो। पहले अपनी दीदी को तो मनाओ, उनकी फिक्र आप मत करो। मुझे कल शादी करनी है, वो भी कोर्ट मैरिज। दक्ष उसे हैरानी भरी नजरों से देख रहा था। वो मुस्कुराती हुई कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे कल ही शादी करनी है। और हाँ, केवल इस जन्म में ही नहीं, बल्कि अगले 7 जन्मों तक मुझे आपसे ही शादी करनी है। इशिता, कियारा तुम्हारी शादी मुझसे नहीं होने देगी। दक्ष जी, इश्क करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए शायद सबके नसीब में नहीं होता, क्योंकि कुछ हालातों के आगे झुक जाते हैं तो कुछ अपने इश्क का गला घोट देते हैं। पर मैं उनमें से हूँ जो इश्क को पाने के लिए हर हद से गुजर जाती हैं। इशिता, ये शादी मत करो, तुम अपनी बहन को खो दोगी। वो बहुत दर्द भरे लहजे में कहती है, दक्ष जी, दीदी मेरा दिल है और आप दिल में धड़कने वाली धड़कन। तो भला आप ही बताओ कि मैं बिना धड़कन के कैसे जी सकती हूँ।
मेरे लिए तो दिल और धड़कन दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी आज नहीं तो कल कियारा दीदी को समझ में आ जाएगा कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। इशिता, मैं घर वालों को हर्ट करके तुमसे शादी कभी नहीं करता, लेकिन उस रात जो मुझसे गलती हुई है, उस गलती को मैं शादी के रूप में एक्सेप्ट जरूर करूंगा। इशिता अपने मन में कहती है, इसीलिए तो दक्ष जी, मुझे प्रेगनेंसी का झूठा बहाना करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मेरी प्रेगनेंसी की बात नहीं होती तो आप मुझसे कभी शादी नहीं करते। इसीलिए अगर आपसे शादी करनी है तो मुझे तब तक प्रेगनेंसी का ड्रामा कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक आप मुझसे शादी नहीं कर लेते। दक्ष वहां से जाने लगता है तो इशिता मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे आपके गले लगना है। दक्ष कुछ देर तक उसे यूं ही देखता रहता है और अपने मन में कहता है, क्या ये सच में मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है? कहीं इसका प्यार उम्र के साथ साथ बदल तो नहीं जाएगा? तभी इशिता एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे आपके गले लगना है। दक्ष आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है। इशिता हल्का सा कसमसाती हुई कहती है, दक्ष जी, मेरा मन कर रहा है कि वो उसकी बातों का मतलब समझ रहा था, इसलिए वो उसके माथे पर प्यार भरा स्पर्श करते हुए कहता है, इशिता, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। इतना कहकर वो जब वहां से जाने लगता है तो इशिता उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, दक्ष जी, अभी मेरी प्यास नहीं बुझी। इशिता की बातें सुनकर दक्ष का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। साथ ही उसका मन इशिता के करीब आने के लिए बेचैन भी हो रहा था। अभी तक वो अपने दिल पर बहुत कंट्रोल किए हुए था, लेकिन जब इशिता उसे अपनी बाहों में भर लेती है, तो फिर दक्ष का सख्त दिल भी मोम की तरह पिघलने लगता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे, जिस वजह से दोनों का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। वो धीरे से कहता है, इशिता, हम लोग ऑलरेडी पहले ही बहुत गलत कर चुके हैं, इसलिए अब और गलत मत होने दो। दक्ष जी, मैं नहीं जानती कि क्या गलत है, क्या सही, पर इतना जरूर जानती हूँ कि इशिता अब सिर्फ आपकी है और मरते दम तक आपकी रहेगी। इशिता, हाँ दक्ष जी, अगर आप मुझसे शादी नहीं भी करोगे, तो भी मैं उम्र भर आपकी ही बनकर रहूंगी। उसकी बातें सुनकर दक्ष की आंखें नम हो गई थीं। वो इशिता को गले लगा लेता है और अपने आप से कहता है, इशी, इतना प्यार देकर बदल मत जाना। दक्ष उसके होठों पर छुप जाता है, रस से जाम पीने लगता है। इशिता अपनी आंखें बंद किए सुकून भरे पलों को महसूस कर रही थी, जिन पलों के लिए वो कई दिनों से तड़प रही थी। और जब उसकी सांसों की डोर टूटने लगी तो दक्ष उसे चिढ़ाते हुए बोला, अभी तो तुम्हें बहुत प्यास लगी थी, अब क्या हुआ? नहीं, बस थोड़ा दर्द। उसकी हालत देखकर दक्ष को अब बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि उसका चेहरा पूरा गुलाबी पड़ गया था। वो मुस्कुराते हुए बोला, इशिता, अब तुम आराम करो, क्योंकि ऐसी हालत में ज्यादा देर तक जागना ठीक नहीं होता। कैसी हालत में? प्रेगनेंसी की? अच्छा, कौन प्रेग्नेंट है? दक्ष उसे आश्चर्य से देखते हुए बोला, इशिता, प्रेगनेंसी का नाम लेकर कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही हो? वो घबराते हुए बोली, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ हाँ दक्ष जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो क्या है ना कि अभी नई नई प्रेग्नेंट हुई हूँ, इसलिए भूल जाती हूँ और आजकल थोड़ा मेमोरी लॉस भी हो जाती है, इसलिए भूल गई थी, अब से याद रखूंगी। दक्ष उसे वार्न करते हुए कहता है, इशिता, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए जो सच है वही बताना। दक्ष जी, मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, बस आप मुझसे जल्दी से शादी कर लीजिए, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी वाला सच सबके सामने आ गया तो कियारा दीदी मेरी जान ही ले लेंगे। वो कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है,
हम लोग 2 दिन बाद शादी कर लेंगे। वो वहां से चला जाता है और इशिता इस बात से बहुत खुश हो जाती है कि 2 दिन बाद दक्ष उससे शादी कर रहा है। वो घर में बिल्कुल नॉर्मल थी। इस वजह से कियारा भी टेंशन फ्री हो गई थी। धीरे धीरे 2 दिन बीत गए थे। दक्ष ने मंदिर में शादी की सारी तैयारियां कर ली थी। इशिता जब रेड कलर का लहंगा पहनकर मंदिर आई तो दक्ष इशिता को दुल्हन के रूप में देखता है। तो वो उसे देखता ही रह गया। लंबी नुकीली नाक पर बड़ी सी नथ, माथे पर बिंदी और गोरे गोरे हाथों में मेहंदी और उस पर लाल चूड़ियां दक्ष को दीवाना कर रही थीं। वो पायलों की छन छन करते हुए दक्ष की तरफ बढ़ रही थी। वो इस समय मासूम सी एक गुड़िया जैसी लग रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो अगर कोई उसे कस कर पकड़ेगा तो वो टूट जाएगी। उधर इशिता की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके मन में इस बात को लेकर जरा सा भी दुख नहीं था कि वो अपनी कियारा दीदी को बिना बताए ही शादी कर रही है। उधर दक्ष अपने मन में बहुत दुखी था। वो अपने आप से कहता है, मॉम डैड के कितने अरमान थे मेरी शादी देखने का, पर मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा हूँ जहाँ अपने मॉम डैड से कुछ भी नहीं कह सकता। थोड़ी देर में पंडित जी वहां आ गए थे और फिर शादी की सारी रस्मों के साथ ही दक्ष और इशिता पति पत्नी बन गए थे। इशिता का उतावलापन देखकर वो इशिता से कहता है, खुश तो तुम इतना हो रही हो मानो तुम्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। दक्ष जी, आपके प्यार के आगे सारे खजाने फीके हैं। और रही बात खुशी की, तो हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मन कर रहा है कि चीख चीख कर पूरी दुनिया को बता दूं कि दक्ष सिंघानिया ने मुझसे शादी कर ली है। तुम सच में मुझसे प्यार करती हो या फिर ये ड्रामा कर रही हो? जान, आपको जो समझना है समझ लीजिए, क्योंकि एक दिन आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि मुझसे ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। अब मैं अपने घर जा रही हूँ और आप अपने घर जाइए। क्यों? कियारा का सामना करने से डर रही हो? जान, इश्क करने वाले डरते नहीं। अच्छा, तो फिर चले सिंघानिया हाउस। वो हाथ पकड़ते हुए कहती है, जी पतिदेव, अब तो आप जहाँ ले जाओगे मैं वहीं जाऊंगी। वो हंसते हुए कहता है, दक्ष जी से सीधा पतिदेव। हाँ, जिस पल का था वो मेरी जिंदगी में आ चुका है। दक्ष उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। वो अपने मन में कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी पागल लड़की मेरी बीवी बनेगी। जैसी भी है, अब ये मेरी बीवी है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसके सुख दुख का ख्याल रखूं। और वैसे भी प्रेगनेंसी की वजह से ये थोड़ा डिस्टर्ब रहती है, इसलिए अब मुझे इसका पूरा ध्यान रखना होगा। दक्ष इशिता गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। इशिता खिड़की से बाहर देख रही थी। हवा बहुत जोर से चल रही थी, जिस वजह से उसके बालों की कुछ लटें उसके चेहरे को छू रही थी। बार बार उन लटों को वो अपने कान के पीछे करती, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बालों की वो लटें फिर बाहर निकल आती। दक्ष बड़े गौर से उसे ये सब करते हुए देख रहा था। वो गाड़ी का शीशा बंद कर देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अब तुम्हें ये हवाएं परेशान नहीं करेंगी। वो दक्ष का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लेती है। तब दक्ष कहता है, तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम्हारी कियारा दीदी तुम्हें इस रूप में देखकर तुम्हारा क्या हाल करेंगी? पतिदेव, मैंने कहा था ना कि इश्क करने वाले डरते नहीं। ये तो वक्त बताएगा कि तुम डरती हो या नहीं। वो उसके कंधे पर सर रखते हुए कहती है, पतिदेव, अगर मेरी कियारा दीदी ने मुझ पर गुस्सा किया तो मैं कह दूंगी कि इन्होंने मुझे जबरदस्ती किडनैप करके मुझसे शादी की है। दच उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है और कहता है, इशिता, मुझे हर चीज बर्दाश्त है, पर झूठ नहीं। इसलिए बस कोशिश करना कि तुम मुझसे कभी झूठ ना बोलो। तुम मेरी पत्नी हो और मैं ये रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा
कि तुम लाइफ में कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। वो बहुत धीमी आवाज में मिमियाती हुई कहती है, अगर झूठ बोला तो मेरा वो विकराल रूप देखोगी, जिसे देखने के बाद तुम कभी मेरे साथ रहना भी पसंद नहीं करोगी। दक्ष की बात सुनकर इशिता के माथे पर पसीना छलक आया था। वो बहुत मुश्किल से अपने चेहरे के भावों को छुपाते हुए बोली, देखो, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब मुझे झूठ बोलना पड़ जाता है। इसलिए आप भी मुझसे एक प्रॉमिस करो कि मेरे एक झूठ को माफ कर दोगे। एक क्या, मैं आधा झूठ भी माफ नहीं करूंगा। इशिता चुपचाप गाड़ी में टेक लगाकर बैठ जाती है। दक्ष की बातें सुनकर उसकी सारी खुशियां एक पल में ही छू मंतर हो गई थीं। दक्ष जब देखता है कि इशिता उदास होकर बैठी है, तो वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो बहुत चहक रही थी। नहीं, सोच रही हूँ कि अपने घर चली जाऊं। दक्ष उसकी हंसी उड़ाते हुए कहता है, क्यों, तुम्हारे इश्क को डर लग रहा है? हाँ, इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दक्ष उसके आंसुओं को देखकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, रिलैक्स, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो अपने मन में कहती है, भगवान जी, ऐसा कोई चमत्कार कर दो कि मैं सचमुच प्रेग्नेंट हो जाऊं, वरना दक्ष सिंघानिया मेरा बहुत बुरा हाल करेंगे। थोड़ी देर बाद दक्ष और इशिता सिंघानिया हाउस पहुंच गए थे। वो दोनों जैसे ही मेन गेट पर पहुंचते हैं, तो ड्राइंग रूम में राजवीर जी लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे और रेनू जी उनके पास बैठी थी। कियारा फोन पर बात करते हुए अपने कमरे से बाहर आ रही थी। रेनू जी जैसे ही इशिता और दक्ष को दूल्हा दुल्हन के रूप में देखती हैं, तो उनके चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती है। वो एक्साइटेड होकर नौकरानी से कहती हैं, जल्दी जाओ, आरती की थाली लेकर आओ। राजवीर जी अपना लैपटॉप साइड में रखकर कियारा को देख रहे थे और कियारा एकटक हैरानी भरी नजरों से बस इशिता और दक्ष को देखे जा रही थी। नौकरानी आरती की थाल सजाकर ले आई थी और रेणु जी आरती की थाल लेकर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचकर दक्ष और इशिता की आरती उतारने चली, कि तभी कियारा ने आरती की थाल पर इस तरह से हाथ मारा कि आरती की थाल नीचे गिर गई। सारे फूल फर्श पर बिखर गए। रेणु जी गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, कियारा, ये क्या बदतमीजी है? तुमने आरती की थाल को। वह अभी इतना ही बोल पाई थी कि कियारा ने थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही इशिता पर अपना हाथ उठाया, तभी दक्ष ने कियारा का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से उसे देखते हुए बोला, अब ये तुम्हारी बहन बाद में, मेरी बीवी पहले है, इसलिए नेक्स्ट टाइम से इस पर हाथ उठाने से पहले इस बात को जरूर याद कर लेना कि तुमने दक्ष सिंघानिया की मिसेज इशिता सिंघानिया पर हाथ उठाया है। कियारा की आंखों में आंसू थे। वो दच्चू को देखते हुए बोली, तो आखिर आपने मेरी बहन का ब्रेन वॉश करके उससे शादी कर ली? मैंने किसी का ब्रेन वॉश नहीं किया है। दी, मेरी बात सुनिए। इशिता, तुम तो मुझसे बात ही मत करो। आज अगर मॉम डैड जिंदा होते तो तुम्हारी इस हरकत को देखकर उस शर्म से पानी पानी हो जाते। तुम्हें शादी करने के लिए सिर्फ दक्ष सिंघानिया ही मिले थे। दी, मैं इनसे प्यार करती हूँ, इसलिए प्लीज, ये प्यार नहीं, तुम्हारा बचपना है जिस पर तुम एक दिन बहुत पछताओगी। तभी वहां समर्थ भी आ जाता है। वो जैसे ही दक्ष और इशिता को देखता है, तो दक्ष से कहता है, भैया, आप इशिता से शादी कर रहे हैं, ये बात कम से कम मुझे तो बता देते। क्या आपको अपने भाई पर जरा सा भी विश्वास नहीं था? समर्थ, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें ना चाहते हुए भी कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। बस समझ लो, मुझे भी करना पड़ा है। इतना कहते हुए वो इशिता का हाथ पकड़ता है और कहता है, इशिता, घर के अंदर चलो। कियारा दोनों हाथ दरवाजे पर रखते हुए कहती है, नहीं, ये इस घर में नहीं रह सकती। दक्ष गुस्से में कहता है, क्यों? ये घर तुमने खरीदा है,
या फिर तुम्हारे पति के कमाए हुए पैसों से बना है, जो तुम मेरी बीवी को अंदर नहीं आने दे रही हो? समर्थ कियारा का हाथ पकड़कर कहता है, कियारा, तमाशा मत करो। इशिता और भाई शादी कर चुके हैं। मैं इस शादी को नहीं मानती और ना ही कभी इस शादी को मानूंगी, क्योंकि मेरी बहन इनसे कभी शादी नहीं करती अगर ये मेरी बहन का ब्रेन वॉश नहीं करते। रेनू जी गुस्से से कहती हैं, बस करो कियारा, इशिता का ब्रेन वॉश किसी ने नहीं किया है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अभी तक तो इन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी और ना ही ये शादी करना चाहते थे, पर अचानक मेरी बहन को देखकर इन्हें उससे प्यार हो गया और इन्होंने शादी का प्लान भी बना लिया। मैं खूब अच्छी तरह से समझती हूँ कि इन्होंने मेरी बहन इशिता से शादी क्यों की है। दक्ष गुस्से में बोला, क्यों की है, जरा बताओगी? क्योंकि आप इशिता के हिस्से की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहते हैं। ओह रियली, तुम्हें ऐसा लग रहा है? हाँ, क्योंकि तुम्हें मेरे मॉम डैड की वसीयत के बारे में पता चल गया है। वसीयत के अकॉर्डिंग इशिता से जो भी लड़का शादी करेगा, वो इशिता के हिस्से की सारी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी उसे मिल जाएगी। दक्ष कियारा को गुस्से से देखते हुए बोला, मैं दक्ष सिंघानिया हूँ। ये जो बिजनेस तुम देख रही हो ना, ये मेरी मेहनत की वजह से बना है। मेरी एक एक डील करोड़ों की होती है, इसलिए मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो मैं उन सारे पेपर्स पर साइन कर दूंगा कि आज के बाद मुझे इशिता की प्रॉपर्टी का 1% भी नहीं चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए थी, तो फिर आपने क्यों शादी की? इशिता तो आपसे बहुत छोटी है। रीज़न बताना मैं मुनासिब नहीं समझता, और ख़ास तौर से तुम्हें तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें जितना इंटेलिजेंट और मैच्योर समझता था, उतनी तुम हो नहीं। इतना कहते हुए वो इशिता का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आता है और अपनी मॉम से कहता है, मॉम, शाम 5 बजे मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे अभी निकलना होगा। आप इशिता को मेरे कमरे में ले जाइए। इतना कहते हुए वो वहां से चला जाता है। कियारा इशिता के पास आती है और रोती हुई कहती है कि अगर पता होता कि तुम मेरे अथाह प्यार के बदले में मुझे इतना बड़ा दुख दोगी, तो मैं कभी तुम्हें अपने बच्चे की तरह प्यार नहीं करती। इशिता की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो समझ रही थी कि उसने कियारा को बहुत बड़ा दुख दिया है, और उस दुख की वजह से ही कियारा दीदी के मन में जो कुछ भी आ रहा है, वो सब कहती जा रही है। वो कियारा का हाथ पकड़कर कहती है, दीदी, मैं दक्ष जी से बहुत प्यार करती हूँ और आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए मुझे आपसे छुपाकर शादी करनी पड़ी। इसमें दक्ष जी की कोई गलती नहीं है। झूठ, तुम हमेशा से झूठ बोलती आई हो। फर्क बस इतना है कि हर बार तुमने छोटे मोटे झूठ बोले, पर इस बार तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि मैं उस झूठ को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बेशक आज इस घर की बहू बनकर तुमने एक रिश्ते को पाया है, लेकिन आज तुमने बहन का रिश्ता खो दिया है। दीदी, एक बार मेरी जगह खुद को रख कर देखो। मैं अगर तुम्हारी जगह होती, तो भी मैं अपनी बड़ी बहन से पूछे बगैर शादी नहीं करती। इतना कहती हुई कियारा उसका हाथ झटक देती है और रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। रेणु जी इशिता को दक्ष के कमरे में ले आती हैं। इशिता रेणु जी के गले लगकर रोने लगती है और कहती है, मम्मी, मैं गुनहगार तो आपकी भी हूँ, इसलिए आपको भी मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए। रेणु जी बड़े प्यार से रेणु जी बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, इशिता, मैंने तो दक्ष की शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। वो बिल्कुल अकेला था और उसे अकेला देखकर मैं घुट-घुट कर जीती थी। लेकिन तुमने उसके दिल में प्यार जगाकर उसका अकेलापन दूर कर दिया। इसलिए मैं तुम्हें गुनहगार कैसे कह सकती हूँ? मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे दक्ष की शादी हो गई है।
इशिता झुककर उनके पैरों को छू लेती है, तो रेणु जी मुस्कुराती हुई कहती हैं, सदा सुहागन रहो। तभी वहां राजवीर जी और समर्थ भी आ जाते हैं। समर्थ इशिता से कहता है, इशिता, मैं कियारा को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखना, एक ना एक दिन वो भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगी। राजवीर जी बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि कहीं उम्र का डिफरेंस उन दोनों के रिश्ते की टूटने की वजह ना बन जाए। रेणु जी राजवीर जी का डर समझ रही थी, इसलिए वो कहती हैं, दोनों बच्चे बहुत समझदार हैं और मुझे अपने दोनों बच्चों पर पूरा यकीन है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से उनके रिश्ते में दरार आए। राजवीर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इन दोनों ने शादी तो अपनी मर्जी से कर ली है, पर रिसेप्शन अब हमारी मर्जी से होगा। वो समर्थ को सख्त हिदायत देते हुए कहते हैं कि एक आलीशान होटल में रिसेप्शन की पार्टी रखो। पार्टी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। समर्थ वहां से चला जाता है और फिर कुछ देर बाद रेनू और राजवीर जी भी वहां से चले जाते हैं। उधर कियारा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बहन इशिता ने दक्ष से शादी कर ली है। वो बेड पर लेटे-लेटे रोते हुए कह रही थी, इशिता, देख लेना, एक दिन तुम्हें इस रिश्ते पर बहुत रोना आएगा। उस दिन तुम्हें महसूस होगा कि मैं बिल्कुल सही थी और तुम गलत। रात के 9 बज रहे थे। दक्ष मीटिंग करके घर आ चुका था। वो स्टडी रूम में बैठा फाइलों को चेक कर रहा था कि तभी वहां रेणु जी आती हैं और उससे पूछती है कि वो यहाँ स्टडी रूम में क्या कर रहा है। तो वो अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, मॉम, बस थोड़ा सा काम है, उसे पूरा करके अपने कमरे में चला जाऊंगा। दक्ष, इशिता तुम्हारा वेट कर रही होगी। दक्ष अपनी मॉम का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मॉम, क्या आपको भी लगता है कि मैंने प्रॉपर्टी की वजह से इशिता से शादी की? रेणु जी तर्क भरे लहजे में कहती है, बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? हम लोगों के पास क्या प्रॉपर्टी की कमी है? ईश्वर की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, तो हम लोग किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर नजर क्यों रखेंगे? मॉम, तो फिर कियारा ने ऐसा क्यों कहा कि मैंने प्रॉपर्टी के लिए इशिता से शादी की है? रेनू जी चेयर पर बैठती हुई कहती हैं, बेटा, फैमिली में अक्सर कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता, और ऐसी बातों को इग्नोर कर देने में ही भलाई होती है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, तुम्हारे बारे में कियारा की क्या राय है, ये मैटर नहीं करता, और कियारा की बातों से तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। मैटर तो ये करता है कि तुम्हारे बारे में इसी क्या सोचती है। मॉम, जहाँ तक मैं इशिता को जानता हूँ, तो वो मेरे बारे में इतनी घटिया सोच कभी नहीं रख सकती। बस बेटा, यही विश्वास अपने रिश्ते में बनाकर रखना। अगर कभी इशिता से कोई गलती हो जाए, तो ये समझकर उसे इग्नोर कर देना कि वो तुम्हारी तरह वेल क्वालिफाइड और मैच्योर नहीं है। रेणु जी की बात सुनकर दक्ष को बहुत राहत मिली थी। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है, तो दक्ष के पैरों की आहट सुनकर इशिता चिल्लाती हुई कहती है, दक्ष जी, जल्दी आकर मेरा घूंघट उठाओ, मेरी गर्दन टेढ़ी हो रही है। दक्ष देखता है कि इशिता बेड पर बहुत लंबा घूंघट किए सर झुकाए बैठी हुई है। तो दक्ष जल्दी से दरवाजा लॉक करता है और भागते हुए उसके पास आता है और कहता है, तुम इतना सर झुकाए क्यों बैठी हो? दक्ष जी, बातें बाद में कर लेना, पहले घूंघट उठाओ ना मेरा, मेरी गर्दन में बहुत तेज दर्द हो रहा है। नहीं उठाऊंगा। अरे पतिदेव, घूंघट उठा दो ना। नहीं, गुस्सा छोड़ दो, मेरी गर्दन सच में दुखने लगी है। पहले ये बताओ कि तुम्हें इतना लंबा घूंघट करके और सर झुकाकर बैठने के लिए किसने कहा था? पतिदेव, वो मैंने सर्च किया था कि फर्स्ट नाइट में क्या होता है। दक्ष झुंझलाते हुए कहता है, तो जाओ, अब सर्च करो कि जब पति घूंघट ना उठाए तो क्या करना चाहिए। वहाँ टेबल पर मेरा फोन रखा है, जल्दी से उठा दो। किस लिए?
सर्च करने के लिए। दक्ष अपना एक हाथ सर पर रखते हुए कहता है, ओ गॉड, प्लीज इस लड़की का बचपना थोड़ा कम कर दो, वरना इसके साथ रहकर मैं पागल हो जाऊंगा। इशिता मासूम लहजे में कहती है, एक तो आप इतनी देर से आए हो और फिर भी घूंघट नहीं हटा रहे हो। आपको पता है, पिछले 1 घंटे से मैं सर झुकाए बैठी हुई हूँ। दक्ष जब ये सुनता है, तो वो जल्दी से घूंघट हटाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो कहती है, दक्ष जी, वो गिलास में कुछ रखा है, पहले उसे पी लो, फिर मेरा घूंघट उठाना। उसे पीने से आपके अंदर ताकत आ जाएगी। दक्ष चिढ़ते हुए कहता है, क्यों? तुम्हारा घूंघट 50 किलो का है, जिसे उठाने के लिए मुझे ताकत की जरूरत होगी। वो मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं, आज रात पीते हैं। जस्ट शट अप। आप मुझे हर वक्त डांटते रहते हो, प्यार तो करते ही नहीं। दक्ष आगे बढ़कर उसका घूंघट हटा देता है। जैसे ही घूंघट हटता है, वो अपनी गर्दन पकड़ते हुए कहती है, आह, मेरी गर्दन में दर्द हो रही है। थोड़ी देर और अगर आप ना आते, तो आज मेरी गर्दन टूट ही जाती। दक्ष चिढ़ते हुए कहता है, काश ये शुभ काम हो जाता, कम से कम मेरी जान तो छूटती। दक्ष जी, मैं जानती हूँ कि आप ये बात सच्चे मन से नहीं बोल रहे हो। दक्ष उसे घूर कर देखता है और फिर वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज करने लगता है। थोड़ी देर बाद बेड के एक साइड बैठते हुए वो कहता है, इधर से हटो, मुझे सोना है। वो बहुत मासूमियत भरे लहजे में कहती है, आप इतनी जल्दी सो जाओगे, प्यार नहीं करोगे? दक्ष अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, मुझे नींद आ रही है, इसलिए प्यार कल करूंगा। इशिता मुस्कुराते हुए कहती है, बुद्धू कहीं के, प्यार आज की रात करते हैं और कल की रात खूब सोते हैं। दक्ष उसका हाथ पकड़कर कुछ इस तरह से खींचता है कि वो सीधा बेड पर लेट जाती है। तब दक्ष दांत पीसते हुए कहता है, वो सर्च इंजन की देवी, अब चुपचाप सो जाओ, वरना तुम्हारे सर से ये प्यार का भूत उतारने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेगा। वो धीरे से कहती है, प्यार आता होगा तब तो प्यार का भूत उतारोगे। क्या? यू मीन मुझे प्यार करना नहीं आता? अगर प्यार करना आता है तो दिखाओ ना करके। इतना कहते हुए इशिता अपनी चुनरी उतारकर साइड टेबल पर रख देती है और जैसे ही अपनी नथ उतारने चलती है कि तभी दक्ष उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अभी दिखाऊं कि प्यार कैसे किया जाता है। हाँ, और अगर प्यार में तुम्हें दर्द हुआ तो प्यार थोड़ा धीरे-धीरे करने लगना, पर मुझे प्यार धीरे करना नहीं आता। ये कहते हुए वो उसकी धड़कनों को अपनी मुट्ठियों में कस लेता है। इशिता दर्द भरी आह के साथ चिल्लाती हुई कहती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि मेरे मन को अब तुमने बेचैन कर दिया है। और अब जब तक मेरा मन शांत नहीं हो जाता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो उसके होठों से गर्दन और फिर जैसे ही पेट पर, तो दच्चु को याद आ जाता है कि इशिता प्रेग्नेंट है। वो तुरंत इशिता को खुद से अलग करता है और कपड़े सही करते हुए कहता है, इशिता, ऐसी हालत में ये सब करना ठीक नहीं, इसलिए सो जाओ। दक्ष के स्पर्श से इशिता का रोम रोम बिखरने लगा था, लेकिन जब दक्ष ने उसे अपने से दूर किया, तो उसका दिल टूट गया। वो तो दक्ष की संगत पाने के लिए मचल रही थी और आज रात को दक्ष का वही रूप देखना चाहती थी जो उस रात होटल में उसने देखा था। पर जब दक्ष करवट बदल कर लेट गया, तो उसके सारे अरमान धुआं हो गए। इशिता भी चुपचाप लेट जाती है। तभी दक्ष उसकी तरफ करवट बदल लेता है, तो इस बात से इशिता बहुत खुश हो जाती है। दक्ष उसे देखकर कहता है, तुम अभी तक सोई नहीं? वो झुंझलाते हुए कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही है। अगले महीने तुम्हारे पेपर हैं, इसलिए जाओ, जाकर पढ़ाई करो। दक्ष जी, स्पेशल नाइट में पढ़ाई कौन करता है? दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है,
2 साल पहले तो तुम्हें स्पेशल नाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर अब सर्च इंजन चला-चला कर सब कुछ पता कर लिया है। दिन भर सर्च करती रहती हो, वो मुँह बनाते हुए कहती है, तब मैं 16 साल की थी और अब 18 साल की हो गई हूँ। फिर भी अभी छोटी हो। इशिता को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो करवट बदल कर है और अपने मन में कहती है, प्यार व्यार करेंगे नहीं, बस पूरी रात बातें करते रहेंगे। इससे बेहतर है कि मैं सो जाऊं। वो दिन भर की बहुत थकी थी, इसलिए थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है और तब दक्ष उसे नींद में अपने बहुत पास कर लेता है और उसे बाहों में भरकर सो जाता है। अगली सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे महसूस होता है कि आज से पहले इतनी सुकून भरी नींद उसे कभी नहीं आई थी। थोड़ी देर में वो रेडी होकर ऑफिस चला गया था और इशिता अभी भी आराम से सो रही थी। शाम को रिसेप्शन पार्टी थी, इसलिए जब रेनू जी उसे जगाने आई, तो वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है और कियारा के बारे में पूछती है। तब रेनू जी उसे बताती है कि कियारा गुस्से में कुछ दिनों के लिए घर चली गई है। ये जानकर इशिता को बहुत दुख होता है। शाम को रिसेप्शन पार्टी थी, उसमें भी कियारा आना नहीं चाहती थी, लेकिन समर्थ उसे जबरदस्ती लेकर आया था। कियारा जब दक्ष और इशिता को स्टेज पर एक साथ बैठे हुए देखती है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने मन में कहती है, इशिता, आज तुम्हें ये खुशियां अपनी लग रही हैं, पर देखना बहुत जल्द तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुमने दक्ष भैया को अपना लाइफ पार्टनर चुनकर सबसे बड़ी गलती की है। थोड़ी देर में रिसेप्शन पार्टी खत्म हो गई थी और दक्ष इसी तरह अपने कमरे में आ गए थे। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया था। दक्ष इशिता के बिल्कुल भी करीब नहीं आया था। इशिता जब कभी खुद से कोई पहल करती, तो दक्ष बड़े प्यार से उसे अपने से दूर कर देता और कहता, इशिता, ऐसी हालत में हम दोनों का करीब आना ठीक नहीं, इसलिए जब तक बेबी नहीं हो जाता हम लोग अलग अलग ही रहेंगे। ये बात सुनकर अब इशिता को बहुत रोना आ रहा था। वो अपने हाथों की मेहंदी देखते हुए कहती है, हाय रे किस्मत, पति तो है पर मोहब्बत नहीं, पेट है पर उसमें बेबी नहीं। और जब पति देव को ये बात पता चलेगी, तो फिर इस कमरे में इशिता भी नहीं होगी। दक्ष पिछले 3 दिन से रूटीन चेकअप के लिए उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कह रहा था, लेकिन हर दिन इशिता कोई ना कोई बहाना करके हॉस्पिटल जाने से मना कर देती है। अभी तक तो उसे डर नहीं लग रहा था, लेकिन अब दक्ष उसे जल्दी से उठने बैठने पर भी मना करता। वो कोई काम कर रही होती, तो दक्ष उसे काम करने से रोकता। उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं दक्ष घर वालों को बता न दे कि वो प्रेग्नेंट है। जब से उसकी शादी हुई थी, उसने कई बार कोशिश भी की थी कि वो दक्ष को बता दे कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन दक्ष के गुस्से के डर से वो शांत बैठ जाती है। धीरे धीरे 20 दिन बीत गए थे और फिर एक दिन दिन के 5 बजे थे। इशिता पढ़ाई करते करते बोर हो चुकी थी, इसलिए वो एक गाना प्ले करती है और उस पर बहुत फास्ट डांस करने लगती है। दक्ष की कोई मीटिंग नहीं थी, इसलिए आज वो जल्दी घर आ गया था। वो जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है, तो इशिता को डांस करते हुए देखकर वो दंग रह जाता है। उधर इशिता डांस करने में इतनी मगन थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि दक्ष दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा है। दक्ष उसे आज पहली बार डांस करते हुए देख रहा था, इसलिए वो उसके डांस में खो जाता है। अभी कुछ मिनट ही हुए थे कि तभी उसे याद आता है कि इशिता तो प्रेग्नेंट है। ये बात याद आते ही दक्ष का खून खौलने लगता है। वो जल्दी से कमरे में जाता है और म्यूजिक सिस्टम बंद कर देता है। जैसे ही गाना बंद होता है, तो इशिता के कदम भी वैसे ही रुक जाते हैं और दक्ष को अपने सामने देखकर इशिता की सांसें भी हलक में अटक जाती हैं। वो अपने मन में कहती है, अभी तो 5 बजे हैं,
पतिदेव आज इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? दक्ष एक एक कदम बढ़ाते हुए उसके पास आता है और गुस्से से उसे देखते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है। इस तरह से डांस कर रही थी, अगर तुम फर्श पर गिर जाती तो बच्चे का क्या होता? वैसे तो तुम हर चीज सर्च करती रहती हो, लेकिन ये बात सर्च नहीं की कि डांस करने से बच्चे को प्रॉब्लम होगी। इशिता सर झुकाए खड़ी थी। वो उसे कंधे से पकड़ते हुए कहता है, एक बच्चे की मॉम बनने जा रही हो तुम। एटलीस्ट अब तो कम से कम थोड़ी सी मैच्योर हो जाओ। पर नहीं, तुमसे मैच्योरिटी की बात करना बेवकूफ़ी है। जब देखो तब कहीं बेड से कूद जाती हो, तो कहीं किसी भी चेयर पर चढ़ जाती हो। इतना भी ध्यान नहीं है कि तुम अब प्रेग्नेंट हो। आज के बाद दिन में तुम मॉम के पास रहोगी। मैं भी मॉम को तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में बताता हूँ और उनसे ये भी कहूँगा कि बेबी को जन्म देने जा रही है। पर हरकतें आज भी बच्चों के जैसी हैं। इतना कहते हुए वो जैसे ही कमरे से जाने लगता है, तो इशिता उसका हाथ पकड़ लेती है। दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी ही प्यारी रोमांटिक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।